ब्रेनिक आइस, कल की तैयारी आज से। हाय एस्पिरेंट, मैं हूँ शामिया और मैं स्वागत करती हूँ आपका ब्रेनिक आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे सिपाही म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे नामों से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। इस क्रांति के अनेक कारण थे। उन अनेक कारणों में से एक कारण था मिलिट्री कॉज, उसमें भी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। जब भी कहीं ब्रिटिश सोल्जर्स को वॉर के टाइम सोल्जर्स की जरूरत पड़ती थी तो वो इंडियन सोल्जर्स को वहां पोस्ट कर देते थे, एनीवेयर वेयर दे वांट। बट उस टाइम हिंदू धर्म में समुद्र को क्रॉस करना ऑस्पिशियस माना जाता था। दूसरा है सैलरी डिफरेंशिएशन। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा सैलरी पे की जाती थी एज कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। उन्हें अलाउंसेस एंड भत्ता भी ज्यादा मिलते थे एंड इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी, कम अलाउंसेस एंड भत्ता पे रखा जाता था। दूसरा है प्रमोशन। ब्रिटिश सोल्जर्स को हाई पोस्ट तक प्रमोट किया जाता था, बट जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें सूबेदार की पोस्ट से ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। एंड जब क्रीमिया और अफगानिस्तान में रिवोल्ट हुआ और वॉर हुआ इनके बीच, तो ब्रिटिशर्स ने उनका दमन बहुत बुरी तरीके से किया। तब से लोगों में और सोल्जर्स में ये डर बैठ गया कि ब्रिटिशर्स के ऊपर जीत पाना नामुमकिन है। इसका दूसरा कारण है सोशो रिलीजियस कॉज। ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए कुछ रिफॉर्म्स, जैसे एंटी सती रिजोल्यूशन 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, से लोगों को लगा कि हमारे धर्म और समाज के खिलाफ है। ये भी एक कारण बना रिवोल्ट का। दूसरा, ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियंस में एंड ब्रिटिश पीपल्स में, एंड ब्रिटिश पीपल्स को हायरली ट्रीट किया जाता था। साथ साथ फोर्सफुल कन्वर्जन करवाए जाते थे क्रिश्चियनिटीज में। एंड इसके साथ साथ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 के तहत ब्रिटिशर्स कुछ चेंजेस करना चाहते थे हिंदू कस्टम्स एंड सोसाइटी, जिसके कारण हिंदू सोसाइटी में ये डर बैठ गया कि हमारे धर्म के खिलाफ है और हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा रीजन है पॉलिटिकल या राजनीतिक कारण। इसमें पहला कारण था ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे डलहौजी द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इसके तहत अगर कोई किंग बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका सारा स्टेट ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स ने नाना साहेब को बाजीराव टू का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और राज्य पर कब्जा करते हुए उन्हें पुणे भेज दिया गया विद मिनिमम पेंशन। सेम ब्रिटिशर्स ने अवध में किया। बेगम हजरत महल और उनकी बेटी से यह कहकर कि वह राज का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रहे हैं, उनका राज हड़प लिया। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया। उनकी दूसरी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, जिसे वेलेस्ली ने इंप्लीमेंट किया। इसके तहत हैदराबाद को ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया। चौथा कारण बना इकोनॉमिक कॉस्ट, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, लाइक जमींदारी इन नॉर्थ। जमींदारी सिस्टम में बेसिकली हुआ ये करता था कि एक जमींदार होता था, वो पूरे गांव या एरिया से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को सौंपा करता था और उसमें जमींदार का कुछ हिस्सा हुआ करता था। रैयतवाड़ी इन साउथ। रैयतवाड़ी में बेसिकली क्या होता था, अगर कोई गांव है तो उसके जितने भी किसान हैं अपना अपना टैक्स ब्रिटिशर्स को पे करेंगे। एंड महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी में ये होता था कि पूरा गांव इकट्ठा टैक्स कलेक्ट करके सीधे ब्रिटिशर्स को पे करता था। एंड सेकेंड इसमें है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। इसमें क्या हुआ कि इंडियन गुड्स पर हैवी टैक्स लगाया गया। अगर वो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे तो उन्हें हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिससे ऑटोमेटिकली उनका सामान महंगा होता चला गया एज कम्पेयर टू ब्रिटिश गुड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो अपने गुड्स थे उस पर टैक्स नहीं लगाया था, उन्हें ड्यूटी फ्री रखा था, जिससे वो कंपैरेटिवली इंडियन गुड्स से सस्ते पड़ते थे, तो लोग उन्हें ज्यादा प्रेफर करते थे। धीरे धीरे इसी कारण से इंडियन गुड्स की बिक्री कम होती चली गई और उनकी सेल गिर गई। इसलिए क्राफ्ट्समैन ने अदर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना ज्यादा जरूरी समझ लिया अपने रोजी रोटी के लिए। एंड धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। इमीडिएट कॉज, यूज ऑफ कार्टेज मेड अप फ्रॉम काउ एंड पिग फैट इन न्यू इनफील्ड राइवल, जो कि मुंह से छील कर लोड करने होते थे। एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स को ये ऑफेंसिव लगा, उन्हें लगा ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अदर कॉजेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पहले भारत में मुस्लिम रूल चल रहा था एंड पर्सियन मुस्लिम्स ही टॉप पोजीशन पे पोस्ट हुआ करते थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया। सो मुस्लिम एलाइट क्लास गुस्से में थी एंड दे अगेन वांट टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया।
प्लॉट ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट हुई थी 9 मार्च 1857 बैरकपुर में। मंगल पांडे जो कि 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सोल्जर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि गाय और सुअर की मांस से बने कार्टेज यूज हम नहीं करेंगे। 10 मई मेरठ में विद्रोह फैल गया। उसके बाद यूपी में विद्रोह फैलता चला गया एंड धीरे धीरे पूरे भारत में विद्रोह की आवाज बुलंद होती चली गई। लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट किया, बट मेन लीडर जो थे वो थे बख्त खान एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय हडसन। बरेली से खान बहादुर खान ने रिवोल्ट किया। कानपुर में नाना साहिब, तात्या टोपे एंड दे वाज सप्रेस्ड बाय कैम्पबेल। लखनऊ जिसे मल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हड़पा गया था, वहां से बेगम हजरत महल ने यह विद्रोह संभाला एंड शी वाज आल्सो सप्रेस्ड बाय कैम्पबेल। झांसी की रानी जिन्होंने झांसी से विद्रोह संभाला एंड उन्हें सप्रेस किया ह्यूग रोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली जिसे कॉलोनियल नील ने सप्रेस किया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह जिसे विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने सप्रेस किया। आइए अब बात करते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हुआ। इसका सबसे पहला कारण है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें देखा जाए तो जो लीडर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, उनमें कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा था। ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी थी, वो टेलीग्राम्स कर लेते थे एक दूसरे से, बट जो इंडियंस थे वो बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। लिमिटेड लीडरशिप। अब लीडरशिप है ना कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में थी, जैसे कि दिल्ली में देखा जाए तो बख्त खान के हाथ में, झांसी की में देखा जाए तो झांसी की रानी के हाथ में, है ना, बेगम हजरत महल के हाथ में। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता था तो पहले लीडर से पूछना पड़ता था, तो इस वजह से भी ये क्या हुआ, फेल हुआ। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री, और जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके पास हथियार एंड वेपन्स जो थे वो सुपीरियर थे, उनके पास गन्स थी एंड ऑल। लेकिन जो इंडियंस थे उनके पास सिर्फ तलवार, भाले, एक पुरानी कावलरी थी, जिसकी वजह से ये हारे। चौथा है लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड टैक्टिक्स, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। एंड फिफ्थ है डिवीजन अमंग रेबल्स। अब देखा जाए जो रेबल्स हैं तो वो अपनी कास्ट के लिए लड़ रहे थे, उनमें एक वो फैक्टर नहीं था कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे थे, है ना, अपनी अपनी कास्ट के लिए, अपने रिलीजन के लिए। वो यूनाइट नहीं हो पाए, एक ये रीजन भी रहा इसके फेल होने का। 6 है लैक ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। अब जैसा कि आप सब जानते हैं इन्हें किसी भी बड़े राजा ने सपोर्ट नहीं किया, ना राजपूत ने ना सिंधियास ने। अगर ये चाहते तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश को जड़ से उखाड़ फेंक सकते थे, पर ऐसा किसी ने नहीं किया। ब्रूटल सप्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब कॉलिन कैम्पबेल रहे, ह्यूग रोज रहे हैं, इन्होंने इतना ब्रूटल सप्रेशन किया। झांसी की रानी की डेथ हो गई तो लोगों में एक डर बैठ गया है कि अब हमें ये नहीं करना है। बेट्रियल एंड इन्फॉर्मर्स, अब जो बेसिकली लोग थे जो इंडिया की तरफ से ही थे वो पैसों के लालच में आ गए। सिंधिया ने भी एक तरीके से बिट्रे किया, है ना, और जो तात्या टोपे थे वो अपने एक फ्रेंड की मदद से ही पकड़े गए थे। तो बेट्रियल्स बहुत थे, कुछ लोगों ने पैसों के लालच में देश को बेच दिया। फेट ऑफ द लीडर्स। बहादुर शाह, इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में बाय ब्रिटिशर्स। नाना साहिब एंड हजरत महल स्केप करके चले गए नेपाल और उन्हें फिर दोबारा नहीं देखा गया। झांसी की रानी युद्ध में शहीद हो गईं। तात्या टोपे को उनके दोस्त की मदद के द्वारा शिवपुरी में गिरफ्तार कर लिया गया। देन ब्रिटिशर्स ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857